फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, मासूका, रुतबा और फिर खुदा खुदा। जी हां, उम्र के साथ शौक बदलते हैं और इसी संदर्भ में मैं 20वीं सदी और 21वीं सदी में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परिवर्तन हुआ। 20वीं सदी का नारा था कि मनुष्य की आवश्यकता के लिए जरूरी है तीन चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन 21वीं सदी में अब मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इनकी जगह ले ली है। रोटी, कपड़ा और मकान के बिना युवा संभवतः संघर्ष करके किसी तरह जीवित रह सकता है, लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल ना हो तो यह युवा बहुत असंतुष्ट हो जाता है, यहां तक कि विद्रोही हो जाता है। मैंने बात यह क्यों की? पहले 2010 में अरब स्प्रिंग के समय सोशल मीडिया का रोल, और कल नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किए जाने के बाद 8 सितंबर को भारी मात्रा में हजारों छात्र नेपाल की सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और यहां तक कि लाठीचार्ज के बावजूद वो नहीं डिगे और संसद भवन तक भी कब्जा कर लिया। और पूरा नेपाल इस समय युवा असंतोष से जूझ रहा है और युवाओं ने साफ कह दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक बैनर बड़ा आकर्षण का पात्र बना हुआ है, सबको आकर्षित कर रहा है कि बैन करप्शन नॉट कम्युनिकेशन। अब सोशल मीडिया, इस मुद्दे को जरा देखा जाए कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। वास्तव में 7 अगस्त को नेपाल के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जिस तरह नेपाल में मिस इंफॉर्मेशन फैल रहा है, इसके लिए जरूरी है कि देसी विदेशी जो भी ये सोशल मीडिया कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वो नेपाल में ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ में जो भी इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन है जिसके कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली जा सके। इसी बात को लेकर 28 अगस्त को नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया और कहा 7 दिनों के अंदर सभी कंपनियों को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन जब एक मियाद, यह तिथि बीतने के बाद भी जब फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सारी, इंस्टाग्राम, जो सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो नेपाल सरकार ने इसे नेशनल सॉवरेनिटी का विषय मानते हुए, राष्ट्रीय संप्रभुता का विषय मानते हुए, मिट्टी का कानून का विषय मानते हुए इन सबको प्रतिबंधित कर दिया। और प्रतिबंधित करते ही एक तरह से पूरा सोशल मीडिया नेपाल का ठप हो गया, सेट डाउन हो गया, कम्युनिकेशन के साधन ब्लैक हो गए और युवाओं को लगा कि यह उनके साथ क्या हुआ। वस्तुतः एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, जो केवल नेपाल में नहीं, भारत और कई देशों में सोशल मीडिया की निगरानी को लेकर यह बातें आती रहती हैं। भारत ने आईटी एक्ट 2021 के तहत इसे निगरानी की बात की। हमने यह साफ कहा है कि कंपनी का एक कार्यालय भारत में हो और साथ साथ एक शिकायत अधिकारी भी हो और सीईओ, उस देश का जो ब्रांच ऑफिसर है सीईओ के रूप में, उसकी भी यहां नियुक्ति हो, जिसे प्लेटफॉर्म को मानना पड़ा। तो बात नेपाल सरकार की जब सॉवरेनिटी की बात होती है, जब दुनिया मिस इंफॉर्मेशन, झूठ से बहुत ज्यादा, जहां फैक्ट चेक नहीं होते, ऐसे में एक गलत सूचना, एक अफवाह, एक झूठ पूरे जो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था है उसको भंग कर सकती है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती है कि निगरानी और नियंत्रण रखा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में नेपाल सरकार ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन नेपाल की सरकार ने यह निर्णय दिया, लोगों को विश्वास भी नहीं लिया और उसके बाद 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन से नेपाल की सड़कें पट चुकी हैं। एक असंतोष लगातार नेपाल देखिए पिछले कुछ सालों में क्राइसिस से गुजर रहा है। जबकि राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र घोषित हुआ, कभी संविधान को लेकर, कभी मधेसी आंदोलन को लेकर, कभी राजतंत्र की पुनः वापसी को लेकर, कभी पुनः हिंदू राष्ट्र की वापसी को लेकर, कभी चाइना के हस्तक्षेप को लेकर, भारत की बात को लेकर कभी, और अब सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया, आपने इस आंदोलन का नाम जनरेशन जेड रेवोल्यूशन दिया गया है, जेन जेड रेवोल्यूशन। ये जनरेशन जेड होता क्या है? जनरेशन जेड उस पीढ़ी को कहते हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई हो, फ्रॉम 1997 टू 2012। ये वही दौर है, ये वो बच्चे हैं जो जन्म लेने के साथ ही मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और तरह तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म पर इनका एक तरह से बचपन बीता है, उसी के साथ इनका जीवन शुरू हुआ है। और जीवन शुरू हुआ है तो इनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है।
जैसे ही हम इनको इससे दूर करते हैं, उनको लगता है कि जिस तरह जरूरी जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, उसी तरह इनके लिए सोशल मीडिया जरूरी है। और इसी बात पर ये जो जनता है, जनरेशन जेड जो है, कहा जाता है ये दो चीजों के बीच दोलन करती है। पहले का नाम है योलो और दूसरे का नाम है फोमो। जी हां, जनरेशन जेड की जर्नी योलो और फोमो के बीच में है। योलो कहता है यू ओनली लिव वंस, आप केवल एक बार जिएंगे। और ये जो योलो है, इसके कारण रिस्क लेने की कैपेसिटी आई। लोग नए नए तरह का अनुभव लेना चाहते हैं। इससे पहले की जनरेशन एक बड़े ही स्टैटिक फ्रेमवर्क में काम करना चाहती थी, सरकारी नौकरी में काम करना चाहती थी, संस्कारों में बंधा रहना चाहती थी। जो परिपाटी पिछली जनरेशन ने खींच दी, उसी को मानते हुए आगे बढ़ने को सही मानती थी। लेकिन योलो ने, क्योंकि आपको जिंदगी में एक बार आना है, थोड़ा थोड़ा चाहवाक यावत जीवित सुखम जीवित रणम कृत्वा घटम पिबेत के दर्शन से योलो मिलता है। और कहा जाता है जब एक ही बार जीवन मिला तो पूरा क्यों ना जियो, खुल के क्यों ना जियो। और जनरेशन जेड इसीलिए अब क्या करता है, वो स्टार्टअप करता है, वो रिस्क लेता है, वो ब्लॉगिंग करता है, वो घूमता है एक दूसरे, जिसे हम ट्रैवल ब्लॉगिंग कहते हैं, वो खाने पीने की वीडियोस बनाता है और इस तरह करके नए एक्सपीरियंस लेता है। और साथ ही साथ फोमो माने फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का, कुछ छो जाने का डर, कुछ छूट जाने का डर है। इस पीढ़ी को लगता है कि अगर एक समय के लिए भी हम सोशल मीडिया से दूर हुए, हम अगर किसी भी तरह इंटरनेट से दूर हुए, मोबाइल से दूर हुए, तो दुनिया में चल रही घटनाओं में से मैं कुछ मिस कर जाऊंगा। कोई अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहा है रील में, कोई बहुत बेहतर कोई नई बात अगर आई है सोशल मीडिया पर और आपने उसी समय उसको सेलिब्रेट नहीं किया, तो आप कुछ मिस कर जाएंगे। इस मिसिंग आउट ने, इस योलो ने एक मनोवैज्ञानिक तंत्र पैदा कर दिया है, एक वैज्ञानिक संजाल बना दिया है मनोवैज्ञानिक। और उसमें युवा फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो के तहत हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहना चाहता है, अपने जिंदगी का, अपनी दिनचर्या का अधिकतम समय मोबाइल पर देना चाहता है। उसको लगता है वह किसी बड़ी सूचना का, किसी नए ज्ञान का, किसी स्टार्टअप का, किसी एंटरटेनमेंट के, किसी सेलिब्रिटी के जीवन का हिस्सा बनने से कहीं दूर तो नहीं रह गया। और अगर ऐसा हो तो उसे फील होता है कि वह मिस कर गया। और इन सारी चीजों के कारण बहुत सारी पॉजिटिव चीजों के अलावा निगेटिव चीजें भी सोशल मीडिया ने जनरेट कर दी। और यही कारण है कि जैसे ही किसी देश में और खासकर नेपाल में जैसे ही प्लेटफॉर्म शट डाउन हुआ, एक तरह से जो स्क्रीन है ब्लैकआउट हुआ, सारे युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई आज। और क्या केवल सोशल मीडिया ये युवा इसीलिए असंतुष्ट था? इसके साथ साथ दो तीन घटनाओं ने असंतोष को और बढ़ावा दिया, जिससे ये आंदोलन में बदल गया। पहला कारण है भ्रष्टाचार का। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता रहा है। और दूसरा, जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, वैसे वैसे बेरोजगारी नेपाल में बढ़ती चली जा रही है। इस बेरोजगारी को लेकर नेपाली युवाओं में शुरू से असंतोष था, भ्रष्टाचार को लेकर वो नाराज थे। और इस आंदोलन में नेपो बेबीज का भी कार्ड लगाया जा रहा है, लहराया जा रहा है। और ये सारे युवा सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पर जो सरकार के विभिन्न मंत्री हैं, उनके बच्चों की विलासिता पूर्ण जीवन, उनके बच्चों की लैविश लाइफ दिखा रहा है कि उनके बच्चे तो ऐसी कारों में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, और हम सड़कों पर हैं। जबकि उनका केवल एक कारण है कि वो मंत्री के बेटे हैं। और ये नेपोटिज्म के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ भी ये असंतोष बड़ा होता गया। और सोशल मीडिया के इस प्रतिबंध ने उन्हें सड़कों पर आने के लिए विवश कर दिया। तो बात केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं थी, इसके पीछे उन युवाओं में रोजगार को लेकर बढ़ता असंतोष था, नेपाल में बड़े भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष था, नेपो बेबीज के खिलाफ उनमें एक हमेशा से एक विद्रोह की भावना थी। इन सारे तत्वों ने मिलकर नेपाल के युवाओं को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। याद रखिए, भारत जब गलवान वैली की घटना हुई, चाइना ने जिस तरह दुर्व्यवहार किया, भारत सरकार ने एकता अखंडता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जब टिकटॉक और बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन कर दिए, थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन भारतीयों ने कदम ताल मिलाया और उस ऐप पर उफ आह आउच नहीं हुआ। इसी तरह बहुत समय हमने ट्विटर को भी कहा, जो अब एक्स हो चुका है, हमने कहा कि हमें फैक्ट चेक करने, शिकायत निवारण और खासकर लॉ ऑफ लैंड मानना होगा। शुरू में एक्स ने थोड़ी हिच दिखाई, लेकिन उसे मानना पड़ा भारत सरकार ने। लेकिन अचानक सारे प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर दिए। नेपाल की सरकार
को एक चीज तो सोचना होगा, उसे सेलेक्टिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था। एक साथ सारे प्लेटफॉर्म बंद करने से उसे यही लगा, और जनरेशन जेड और युवाओं को यही लगा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज सोशल मीडिया उनके लिए केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, आज उसी सोशल मीडिया के तहत कई नेपाली युवा पढ़ाई करते हैं, शिक्षा का साधन। उसी सोशल मीडिया के तहत विभिन्न तरह के रोजगार मिले हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आप सुनते होंगे हमारे यहां ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, कंटेंट पे बेस्ड है, कल्चर पे बेस्ड है, और इस ऑरेंज इकोनॉमी में सोशल मीडिया एक प्रभावी भूमिका निभाता है। अतः नई प्रकार की अर्थव्यवस्था, जीडीपी में एक नया आयाम जोड़ने का विषय है सोशल मीडिया। इन सारी चीजों को देखते हुए युवा आक्रोशित हो गए, और ये पहली बार नहीं हुआ कि सोशल मीडिया ने सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया। कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 2010 में ट्यूनीशिया से जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, धीरे धीरे पूरे अरब में फैलने लगा। मिस्र में होस्नी मुबारक, जो 30 साल से अधिक समय से राष्ट्रपति था, सोशल मीडिया कैंपेन से इतने युवा सड़कों पर उतर आए कि होस्नी मुबारक को मिस्र की गद्दी छोड़नी पड़ी। अरब स्प्रिंग के पीछे भी सोशल मीडिया के द्वारा युवाओं को एकजुट किया जाना था। आज नेपाल उसी स्थिति से गुजर रहा है। सोशल मीडिया आज की जरूरत बन चुका है। यहां पर यह, जैसे कहा जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे अहम हिस्सा है। अतः शट डाउन किए जाने से ये युवा असंतुष्ट हो गए, और नेपाल सरकार को ये विवश करने में लगे हैं कि जल्द से जल्द इस जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन्हें सुचारू रूप से जारी किया जाए, और इसी बहाने नेपाल के युवा अपनी बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार हटाने को लेकर सड़कों पर जो उतरे हैं, अंततः सरकार को झुकना ही होगा।